हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का सेकंड चैप्टर संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मुगल काल के जो शासक हुए, उसके प्रशासनिक व्यवस्था हुई, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का शासन था और मुगल काल का जब शासन था, उस समय राजस्थान के कौन कौन से प्रमुख शासक हुए जिनका जो दिल्ली सत्ता है उसकी सत्ता के साथ या तो प्रतिरोध रहा है या उसका सहयोग। विशेष तौर से अपन राजस्थान के ऐसे शासकों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान के अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रमुखतः 7 इन शासकों के बारे में बात करेंगे जिनका दिल्ली की जो सत्ता रही है, दिल्ली सल्तनत काल रहा हो या मुगल काल, उस समय सत्ता के प्रतिरोध रहा या उनका सहयोग रहा। तो इसमें बात करेंगे अपन राव शेखा, हमीर चौहान के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, चंद्रसेन के बारे में और बीकानेर के राजा राय सिंह जो हैं इनके बारे में, सवाई जय सिंह और अमर सिंह राठौड़। ये प्रमुखतः जो 7 शासक हैं इन्हीं के बारे में अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राव शेखा जी के बारे में। यह है अपने राव शेखा जी जो आप इमेज में देख पा रहे हैं। इनका जो जन्म हुआ वो 24 सितंबर 1433 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर? अपने यहाँ पे जयपुर में जो चौमू है, चौमू से आगे अपन चलते हैं तो नान एक ठिकाना आता है, वहाँ के इसके पिता जो हैं वहाँ के शासक हुआ करते थे और माता का नाम क्या था? निर्वाण था। इनके पिता का नाम था राव मोकल। ये आमेर जो जयपुर है इसी राज्य के अंतर्गत यहाँ पे नान जो स्थान है, अभी अपने चौमू से जब अजीतगढ़ चलते हैं तो रास्ते में आता है नान, वहाँ के शासक हुआ करते थे। 1445 ईस्वी में ये 12 वर्ष के जब थे उसी समय इन्होंने अपने पिता का उत्तरदायित्व संभाल लिया था, मतलब शासक की जिम्मेदारी ले ली थी। 1449 ईस्वी में राव शेखा ने अमरसर को अपनी राजधानी बनाई। उसी के पास, नान के पास में ही जो गांव है अमरसर, वहां पे इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की और भगवान जगदीश का मंदिर बनवाया और 1477 में वहां पर शिकारगढ़ का किला का निर्माण भी करवाया। आमेर के शासक जो उदयकर्ण थे उन्होंने इनको महाराव की उपाधि प्रदान की थी। 16 वर्ष की आयु में राव शेखा ने मुल्तान, सेवार, नगरचल के जो सांखला राजपूत थे इन पर अचानक हमला करके क्या की? विजय प्राप्त की और ये शेखा के जीवन की पहली विजय थी। 1473 ईस्वी से 1477 ईस्वी तक राव शेखा ने पन्नी पठानों की सहायता से नौब सिंह जाटू, शेक्याली, दादरी जो हरियाणा में पड़ता है, अन्य जाटू राजपूतों से भिवानी पर विजय प्राप्त की और इस्तर खान से हांसी प्राप्त की और हैदर खान कायम खानी से क्या प्राप्त किया? हिसार। इन दोनों प्रदेशों को जीत कर भी क्या किया? अपने राज्य में मिला लिया, मतलब राज्य की सीमा का विस्तार किया। 1488 ईस्वी में रालावता नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई और आज भी वहां पर इनकी छतरी बनी हुई है। महाराज शेखा ने अपने जीवन काल में कुल 52 युद्ध लड़े और महाराज शेखा को कछवाहा वंश के उपवर्ग के रूप में, मतलब जो शेखावत जो है इसका संस्थापक माना जाता है। वर्तमान में जो शेखावाटी का जो प्रदेश है, मतलब सीकर के जो शासक हुआ करते थे वही क्या कहलाते थे? शेखावत। लेकिन ये जो शेखावत की जो स्थापना की या नया वंश की जो स्थापना की वो राव शेखा जी ने ही की है। पत्नी, इनकी पत्नी का नाम था गंगा कुमारी। इन्होंने अमरसर के किले के मुहाने पर ही कल्याण जी का मंदिर बनवाया था। ये इनकी प्रमुख उपलब्धियां रही राव शेखा जी की। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम रणथंभौर के चौहान शासक हमीर चौहान के बारे में। हमीर देव चौहान ने 1282 से 1301 ईस्वी तक रणथंभौर पे शासन किया। और अब ये थे कौन? इनके इंट्रोडक्शन के बारे में यदि हम बात करें तो ये वाघ भट्ट जो थे इनके पुत्र हुआ करते थे जैतर सिंह, जिनको जय सिंह भी नाम से भी जाना जाता था। ये रणथंभौर के जब शासक थे और इन्होंने अपने जीवन काल में ही जैतर सिंह ने अपने छोटे पुत्र हमीर देव चौहान को क्या बना दिया? उत्तराधिकारी बना दिया। अब 1282 ईस्वी में क्या हुआ? हमीर का राज्यारोहण हो गया, मतलब उनको शासक
बना दिया गया। हमीर ने अपना लक्ष्य क्या लिया? हमीर ने दिग्विजय की नीति अपनाई कि मुझे दिग्विजय करनी है, तो उसकी नीति अपनाई और इसी के तहत इन्होंने भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित किया और मांडलगढ़ से कर वसूलना प्रारंभ कर दिया। दक्षिण के परमार शासक जो भोज था उसको पराजित किया और वहां से पराजित करने के बाद वर्धनपुर जो काठियावाड़ गुजरात का प्रदेश है, आबू, चित्तौड़, पुष्कर और चंपा होते हुए कहां पर आ गए? रणथंबोर आ गए। जब ये विजय प्राप्त करके वापस आए तो यहां पर रणथंबोर में आने के बाद इन्होंने विजय के उपलक्ष्य में कोटि यजन नाम से यज्ञ का आयोजन किया और हमीर ने 17 युद्ध लड़े और उनमें से 16 युद्धों में क्या की? विजय प्राप्त की थी। इस तरीके से इन्होंने अपने जो दिग्विजय की जो नीति अपनाई थी उसके अकॉर्डिंग कार्य कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान जब ये अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थे और बुलंदियां छू रहे थे तो दिल्ली के जो शासक हैं, उस समय दिल्ली के शासक हुआ करते थे जलालुद्दीन खिलजी, इनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई तो इन्होंने क्या किया? 1291 ईस्वी में अपनी सेना लेकर आए और झाइन का घेरा डाला। झाइन का मतलब रणथंबोर का जो किला है इसके पास एक मैदान है, झाइन का मैदान, वहां पर आकर इन्होंने ये किया कि इसको रणथंबोर के किले को जीत लिया जाए। तो यहाँ पे आके घेरा डाला। ये रणथंबोर के दुर्ग की घेराबंदी की और सफलता नहीं मिली तो इन्होंने क्या किया? अपना घेरा उठा लिया। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी आए लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाए। उसके बाद में 1296 में शासक कौन बनते हैं? जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हमीर देव चौहान, इन दोनों की यदि हम बात करें तो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। अब यहाँ पे मैंने एक के अलाउद्दीन खिलजी की ही शॉर्ट फॉर्म लिखी है तो एक का मतलब आप अलाउद्दीन खिलजी समझे। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह और केहब्रू, इन दोनों ने जब गुजरात में इनका अभियान था उस समय वापस आ रहे थे तो उस समय मोहम्मद शाह और केहब्रू ने क्या किया? जो लूट का जो सामान था वो लेकर, माल लेकर अलाउद्दीन खिलजी से क्या कर दी? इन्होंने बगावत कर दी और हमीर की शरण में आ गए। हमीर ने इनको शरण दे दी। अलाउद्दीन खिलजी नेचुरल है, नाराज होना ही था। तो अलाउद्दीन खिलजी जब नाराज हो गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिर रणथंबोर पर आक्रमण का आदेश दे दिया और वो तो चाहता भी यही था कि कोई ना कोई मौका मुझे मिले कि जिससे मैं रणथंबोर पर आक्रमण कर सकूं। यहीं पे उनको मौका प्राप्त हो गया। तो क्या किया? 1299 में उलुग खां और नुसरत खां, इन दोनों के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना रणथंबोर पर भेजी और जब यहाँ पे भेजी तो सबसे क्या है कि ये जो झाइन का जो प्रदेश है ये रणथंबोर के मार्ग की कुंजी है, मतलब इधर से ही आप रणथंबोर पे आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए दोबारा भी जब सेना आती है तो क्या करती है? ये झाइन जो है रणथंबोर के मार्ग की जो कुंजी है यहाँ पर क्या करती है? आक्रमण करती है। जब ये आक्रमण करती है उस दौरान उससे हमीर अपने दो सेनापति को भेजते हैं, किसको? भीम सिंह और धर्म सिंह को। ये दोनों आते हैं अपनी सेना लेके, इधर उलुग खां और नुसरत खां, और दोनों का झाइन का जो प्रदेश है या मैदान है यहाँ पे युद्ध होता है। युद्ध के अंदर भीम सिंह और धर्म सिंह इस जो मुगल सेना है इसको एक तरह से पराजित करते हैं और ये वापस जब महल की रणथंबोर किले की तरफ वापस जा रहे होते हैं लेकिन जो शाही सेना है इन्होंने पीछे से इन पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण जब किया तो धर्म सिंह ने को तो क्या किया कि रणथंबोर के किले में प्रवेश करवा दिया और भीम सिंह ने कहा कि मैं अकेला ही जाके इनसे युद्ध करता हूं। तो यहाँ पे भीम सिंह जब वापस जाके इनसे युद्ध करते हैं तो भीम सिंह क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। लेकिन उलुग खां और जो नुसरत खां है ये बहुत ही उलुग खां और नुसरत खां नुसरत खां भी युद्ध में मारा जाता है। उलुग खां वापस दिल्ली जाके अलाउद्दीन खिलजी को ये स्थिति जब बताता है तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं ही सेना लेके आ जाता है और अलाउद्दीन खिलजी जब वापस आता है तो यहाँ पे वापस घेरा डालता है।
घेरे को बहुत अधिक लंबा समय हो गया, पूरा बारिश का मौसम बीत चुका होता है, अन्य प्रदेशों में विद्रोह प्रारंभ हो गए। तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने विचार किया कि ऐसे तो रणथंबोर को जीतना बड़ा मुश्किल है, इसलिए वह एक चाल चलता है और उस चाल के तहत क्या कहता है, हमीर के पास में मतलब कहें कि रणथंबोर के किले में एक संदेश भेजता है कि मैं क्या करता हूं, संधि का प्रस्ताव भिजवाता है कि मैं संधि करना चाहता हूं। हमीर ने क्या किया, अपने विश्वसनीय सेनापति थे रणमल और रतिपाल, इन दोनों को वहां पर भेजते हैं संधि के लिए, शाही शिविर में ये दोनों को भेजते हैं। लेकिन ये दोनों को क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, लालच देता है कि मैं यहाँ पे यदि जीत जाता हूं तो ये जो रणथंबोर का किला है ये आपको दे के चला जाऊंगा। इन दोनों को लालच आ जाता है और ये दोनों ही हमीर से पाला बदल कर किसके पास आ जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में आ जाते हैं। जब इस तरीके से होता है तो क्या होगा, इन्होंने गुप्त जो मार्ग था किले का वो इनको बता दिया। और कुछ लेख ऐसे भी हैं कि हमीर ने जब ये विचार कर लिया कि घेरा बहुत अधिक लंबा हो गया, खाने पीने की सामग्री समाप्त हो चुकी है, तो अंत में अब युद्ध करना ही है। तो या तो ये कहा जा सकता है कि इन दोनों ने ही वापस जाके महल के दरवाजे खोल दिए, या कहा जा सकता है कि जो अपना गुप्त द्वार जो था उसके माध्यम से वहां पे सेना प्रवेश कर जाती है। जब सेना प्रवेश कर जाती है तो क्या होता है, वहां पे मारकाट मच जाती है महल के अंदर। उस समय हमीर की रानी थी रंग देवी और उसकी पुत्री थी पद्मला। इन दोनों के नेतृत्व में जितनी भी राजपूत स्त्रियां थी उन्होंने जल जौहर किया। जल जौहर करने का कारण ये था कि उनके पास इतना समय नहीं था कि वह अग्नि जौहर की व्यवस्था कर पाते, लेकिन वहां पे कुंड जो है, जल का जो कुंड था उसी में अपने आप को स्वाहा कर लिया, मतलब जल जौहर कर लिया। और इधर जो हमीर और जो अन्य राजपूत सैनिक थे इन्होंने क्या किया, केसरिया किया। इस तरीके से हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होता है, जिसमें हमीर केसरिया करता हुआ शहीद हो जाता है, अन्य राजपूत भी शहीद हो जाते हैं। और 11 जुलाई 1301 को रणथंबोर पर अलाउद्दीन का शासन स्थापित हो जाता है। अब शासन स्थापित होने के बाद में वही ये दोनों रणमल और रतिपाल अलाउद्दीन खिलजी को बोलते हैं कि वादे के मुताबिक अब हमें क्या चाहिए, रणथंबोर का किला चाहिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहता है कि ये स्वयं के जो धर्म का व्यक्ति था, कौन, हमीर, उसके साथ ही इन्होंने विश्वासघात किया। मैं तो इनसे अन्य धर्म का व्यक्ति हूं, ये मेरे साथ कितनी वफादारी निभा सकते हैं, इसका मतलब ये वफादार नहीं है। इसलिए इन दोनों को क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी मरवा देता है। और इस तरीके से यहाँ पे 1301 के अंदर रणथंबोर का जो किला है ये किसके हाथ आ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के। लेकिन इस अपने जो अध्ययन किया इससे आपको एक बात लगी होगी, हमीर जो का युद्ध का जो कारण था वो सिर्फ उसकी हट थी। हट क्या थी, क्योंकि उसने शरण किसको दी थी, अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे, मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह, उसको शरण दी थी। लेकिन शरण में आए हुए व्यक्ति को इसने अलाउद्दीन खिलजी को वापस नहीं सौंपा। उसकी शर्त ये थी पहले कि आप इनको जो आपने शरणागत जो मेरे आए हैं, जो विद्रोही आए हैं, इनको मुझे सौंप दीजिए। लेकिन इसने इसकी शरण में आने के बाद इनको वापस नहीं भेजा। इसीलिए हमीर को इसकी हट के लिए ही विश्व प्रसिद्ध है, मतलब विश्व में जाना जाता है। और इसके लिए एक कहावत प्रचलित है, एक श्लोक प्रचलित है, उसके बारे में यदि हम बात करें कि सिंह सवन सत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कि जिस तरीके से सिंह एक बार संतानोत्पत्ति करता है, सत्पुरुष अपना वचन जो बोल देता है उससे पीछे नहीं हटता है, कदली फलत एक बार मतलब केले का जो वृक्ष होता है वह एक बार ही फल देता है, तिरिया तेल जिस प्रकार से स्त्री को शादी से पहले एक बार ही उपटन लगाया जाता है या तेल चढ़ाया जाता है, उसी तरीके से हमीर एक बार यदि कोई हट पकड़ लेता है तो वह दोबारा से उस बारे में नहीं सोचता है। इस तरीके से इसके लिए कहा जाता है। आगे अब हम हमीर की बात करें कि इसके निर्माण कार्यों की, तो इसने 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसको न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। और यह भी आप इस इमेज में देख रहे हैं, यह भी रणथंबोर के किले में है। इसका बनाने का कारण यह था कि इन्होंने
अपने पिताजी की याद में बनवाई थी। इनके पिताजी ने 32 साल तक शासन किया था और 32 साल के शासन करने की वजह से ही ये 32 खंभों की छतरी इन्होंने हमीर ने बनवाई थी। और इसका दूसरा नाम भी क्या रखा, न्याय की छतरी रखा। और इसके अलावा इन्होंने एक तालाब बनवाया था जिसका नाम है पद्मला तालाब। और ये पद्मला जो तालाब है इन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर बनवाया था, जो यहाँ पे इस इमेज में आप देख पा रहे हैं। ये प्रमुख निर्माण कार्य हैं। इनके अलावा यदि हमीर की हम बात करें तो हमीर के दरबार में बीजादित्य के नाम से एक कवि रहता था जिसका नाम था बीजादित्य। और हमीर की मृत्यु के बाद में जो रणथंभौर की जो चौहानों की जो शाखा थी ये समाप्त हो गई। इस तरीके से हमने बात की अपने हमीर के बारे में। महाराणा प्रताप के जीवन परिचय की यदि हम बात करें तो 9 मई 1540 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। और यदि हम विक्रम संवत में यदि हम बात करते हैं तो विक्रम संवत है 1597, ज्येष्ठ का महीना है और शुक्ल तृतीया है और दिन है रविवार। इस दिन इनका जन्म हुआ था। बात करें कहाँ पे हुआ तो इनका जन्म कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसी दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग बना है जिसको बोलते हैं कटारगढ़ या इसी को बोलते हैं बादल महल, यहाँ पे इनका जन्म हुआ। आगे हम बात करें इनके पिता की तो पिता थे मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह। और माता की यदि हम बात करें तो माता है जयवंताबाई जो पाली के नरेश अखेर राज जो सोनगरा है इनकी पुत्री थी। अब महाराणा प्रताप का जो विवाह की यदि बात करें तो 17 वर्ष की आयु में इनका विवाह 1557 में अजबदेव पंवार से हुआ। और अजबदेव पंवार से ही इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, कौन, अमर सिंह की। और अमर सिंह का जन्म 16 मार्च 1559 ईस्वी को हुआ। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के राज तिलक की। महाराणा प्रताप के राज तिलक की यदि हम बात करें उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो महाराणा उदय सिंह है ये इनकी एक रानी थी जिनका नाम था धीरबाई, उसके प्रभाव में थे। और उस धीरबाई का पुत्र था जगमाल। तो धीरबाई ने उदय सिंह से अपने पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया था। लेकिन जैसे ही 28 फरवरी 1572 को, जिस दिन होली का तो दिन था, और महाराणा उदय सिंह की जैसे ही मृत्यु हुई, कहे देहांत हुआ, और इनका देहांत हुआ था गोगुंदा में। इसी स्थान पर महादेव बावड़ी में और इसी दिन जो प्रमुख जो सामंत है उन्होंने महाराणा प्रताप का क्या कर दिया, राज तिलक किया और जगमाल को क्या कर दिया, अपदस्थ कर दिया। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप जनता के अच्छे सेवक थे, जनता के बारे में अच्छे विचार रखने वाले थे। जबकि जो जगमाल है ये एक अच्छा शासक साबित नहीं होता। ये इसके पहले से ही जो सामंत है वो उसके आचरण को जानते थे, इसलिए इसको अपदस्थ कर दिया और महाराणा प्रताप को क्या बनाया, शासक बनाया, मेवाड़ का शासक बनाया। आगे महाराणा प्रताप की हम बात करें कि 1570 में क्या हुआ, अकबर ने नागौर में एक नागौर दरबार लगाया और राजस्थान के सभी शासकों को उसमें आमंत्रित किया। मेवाड़ का कोई भी शासक वहां पे उपस्थित नहीं हुआ। बाकी अन्य जो शासक है वहां पे आए नागौर दरबार में और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। मतलब लगभग मेवाड़ के अलावा जितने भी अपने यहाँ पे राजपूत शासक थे लगभग सभी ने क्या कर ली, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब अकबर बड़ा बेचैन था कि किस तरीके से मेवाड़ को मेरे अधीन लाया जाए, इसलिए अकबर ने मेवाड़ को अपनी अधीनता के स्वीकार करवाने के लिए 4 दल भेजे। ये चारों दल आप अच्छे से याद करें। सबसे पहले भेजा जलाल खां को, कब, नवंबर 1572 ईस्वी में। उसके बाद भेजते हैं मानसिंह जो आमेर का शासक था, जून 1573 ईस्वी में। फिर भेजते हैं भगवान दास को अक्टूबर 1573 ईस्वी में। उसके बाद में भेजते हैं टोडरमल को दिसंबर 1573 ईस्वी में। ये चारों आते हैं, प्रताप को समझाते हैं, लेकिन प्रताप तो बहुत ही स्वतंत्रता के प्रेमी थे। तो इसलिए क्या हुए, ये सारे के सारे जो दल थे ये सारे ही प्रताप को समझाने में असफल रहे, या कहें महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार कराने में क्या रहे, असफल रहे। कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, या तो इनका चारों का क्रम पूछ लिया जाता है या कि कौन कौन से 4 दल थे, कब कब आए थे, उनके बारे में। तो आप इनको याद करने के लिए इस तरीके से ये मैंने एक ट्रिक बनाई है, JMBT, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे ये चारों दल आते हैं और महाराणा प्रताप को अपने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाते तो अकबर
क्या सोचता है कि प्रताप को युद्ध के माध्यम से क्या किया जाए, बंदी बना लिया जाए। और ये जो विचार है, ये बातचीत जो होती है, ये होती है अकबर के किले, अजमेर के किले में। और अजमेर के किले को ही जब अपने यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, उस समय शस्त्रागार के रूप में प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसको मैगजीन का किला भी कहा जाता है। यहाँ पे जब ये बात हो जाती है कि महाराणा प्रताप को क्या किया जाए, युद्ध के माध्यम से बंदी बनाया जाए, तो इसलिए अकबर ने अब अपने सेनापति नियुक्त करता है। किसको? सेनापति मान सिंह को नियुक्त करता है। और इसका जो सहयोगी बनाता है, वो बनाता है आसफ खां को। ये अपनी सेना लेकर 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से रवाना होते हैं। और अजमेर से रवाना होने के बाद पहला जो पड़ाव डालते हैं, वो डालते हैं भीलवाड़ा के अंतर्गत जो मांडलगढ़ स्थान है यहाँ पर। और यहाँ पे लगभग 2 महीने तक रुकते हैं। और उसके बाद में जो अपना दूसरा पड़ाव है, वो डालते हैं खमनोर के पास जो मोलेला गांव है, यहाँ पर अपना डेरा डालते हैं, या कहीं पड़ाव डालते हैं। ये सूचना जैसे ही महाराणा प्रताप के पास पहुंचती है, तो महाराणा प्रताप को भी युद्ध तो करना ही है, तो इसलिए वह जो अपना पड़ाव डालते हैं, वो कहाँ डालते हैं? गोगुंदा और खमनोर के बीच में एक स्थान है, कौन सा? हल्दी घाटी। यहां पर आके अपना पड़ाव डालते हैं। हल्दी घाटी जो नामक स्थान है, ये बहुत ही एक तंग घाटी है। इसमें कम सेना से भी युद्ध किया जा सकता है, इसलिए महाराणा प्रताप क्या करते हैं, हल्दी घाटी के स्थान को चुनते हैं। 18 जून 1576 ईस्वी को दोनों की सेनाएं, किस किस की? शाही सेना और महाराणा प्रताप की जो सेना है, वो आमने सामने हो जाती है। और राजपूतों का जो पहला आक्रमण होता है, वो बड़ा आक्रामक होता है। हकीम का सूर उस समय इसका नेतृत्व कर रहे थे सेना का। मुगल सेना में इतना डर बैठ गया कि मुगल सेना भाग खड़ी हुई वहां से। राजपूतों का जो वार था, आक्रमण था, उससे इतनी घबरा के मुगल सेना भाग खड़ी हुई, वहां से जाने लग गई। लेकिन इतने में क्या हुआ, मित्र खां नाम का जो सेनापति था, उसने क्या किया, एक झूठी अफवाह फैला दी। इसके पास में रिजर्व सेना थी, रिजर्व सेना का कहें कि सेनापति था। इसने झूठी अफवाह फैला दी कि अकबर विशाल सेना के साथ में स्वयं आ रहा है। तो क्या हुआ, मुगल सेना का जो हौसला है वो बुलंद हो गया। और उसके बाद में फिर से युद्ध होता है। और अब जो युद्ध होता है, वो होता है कहाँ पे? रक्तताल के अंदर, जो बनास नदी का किनारे का जो मैदान है, यहाँ पे है रक्तताल। यहाँ पे अब ये क्या जगह, क्या है? लेवल है, प्लेन है, मैदान है। तो यहाँ पे मैदान के अंदर शाही सेना अच्छे से युद्ध कर पा रही है। इस वजह से ये सारे सैनिक किसको घेर लेते हैं? महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लेते हैं। इतने में बड़ी सादड़ी के जो झाला मन्ना है, ये देखते हैं कि महाराणा प्रताप को सैनिकों ने घेर लिया है। इस वजह से वह जाते हैं और प्रताप से विनती करते हैं कि आपका मुकुट मुझे दे दीजिए। कैसे भी करके वो प्रताप को मना लेते हैं। प्रताप को तो वहां से निकाल देते हैं और स्वयं क्या कर लेते हैं, इनका राजमुकुट धारण कर लेते हैं। सैनिक जो हैं, इनको यहाँ पे मार डालते हैं। और महाराणा प्रताप अपने जो प्रिय घोड़ा है चेतक, उसके द्वारा वहां से मैदान से जब निकलते हैं, तो बलीचा जो गांव है, वहां पर एक नाले को पार करते हुए इनका जो प्रिय चेतक है, वो क्या करता है, परलोक सिधार जाता है, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और इस तरीके से ये हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त होता है। हालांकि इस युद्ध के अंदर शाही सेना का जो उद्देश्य होता है, वो भी पूरा नहीं होता, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है कि प्रताप को बंदी बनाना, जो बंदी नहीं बना पाते। इस तरीके से कहा जाता है कि ये युद्ध क्या रहा, अनिर्णायक रहा। अब हल्दी घाटी के युद्ध की हम बात की, यदि हम बात करें, तो महाराणा प्रताप क्या करते हैं, कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं और छापामार युद्ध पद्धति अपना लेते हैं। और अकबर फिर उसके बाद में शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार सेना भेजते हैं। कब कब? 15 अक्टूबर 1577, 15 दिसंबर 1578 और मई 1580। अब शाहबाज जो खां है, ये सिर्फ केवल कुंभलगढ़ पे अपना अधिकार कर पाता है और जो आसपास का जो क्षेत्र है, इसको भी जीत लेता है। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से भी चले जाते हैं। अब उसके बाद में जो युद्ध होता है, वो होता है दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में। इसमें अमर सिंह ने क्या किया, जो शाही सेना है, इसको पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद में जो कुंभलगढ़ का किला, जो ये हार चुके थे पहले, या कहीं मुगलों के जो अधिकार में हो चुका था, इसको वापस प्राप्त कर लेते हैं। और 1585 के बाद अकबर
क्या हुआ, उत्तरी पश्चिमी जो सीमा है वहां पे व्यस्त हो जाते हैं। और जब ये 1585 बाद में जब उत्तर पश्चिम की सीमा पर जैसे ही अकबर व्यस्त होता है, उसके बाद यहाँ पे 1585 से लेकर 1597 ईस्वी तक महाराणा प्रताप ने क्या किया, चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर जितना भी एरिया था वापस मुगलों से क्या कर लिया, मुक्त करवा लिया और अपने अधिकार में ले लिया। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। अब जो इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास संकलन किया है या लिखा है, और उन्होंने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली कहा है और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। ये आप अच्छे से याद करें कि कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी को तो क्या कहा है, मेवाड़ की थर्मोपली, और दिवेर को क्या कहा है, मेवाड़ का मैराथन। इस तरीके से हमने बात की महाराणा प्रताप के बारे में। आगे हम बात करते हैं राव चंद्रसेन के बारे में, जिन्होंने 1562 से 1581 ईस्वी तक शासन किया और इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है, विस्मृत नायक भी कहा जाता है, या इसको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। कारण प्रताप जिस तरीके से कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, ठीक इसी तरीके से जो राव चंद्रसेन है इन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब इनके यदि हम जन्म की हम बात करें तो इनका जन्म 16 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। माता थी झाली रानी स्वरूप दे और पिता थे मालदेव जो मारवाड़ के शासक थे, कहें जोधपुर के शासक जो थे वो। और इनकी जो मृत्यु है वो 31 दिसंबर 1562 को हो गई, मालदेव की मृत्यु हो गई। जब मालदेव की मृत्यु हुई उस समय हालांकि चंद्रसेन छोटा था, या कहें इससे दो बड़े भाई और भी थे, लेकिन ये जो रानी है मालदेव से इसको उत्तराधिकारी घोषित करवा देती है। इस वजह से ये क्या बन जाते हैं, शासक बनते हैं। तो जैसे ये शासक बनते हैं तो दोनों बड़े भाई क्या हुए, नाराज हो गए, और नाराज होकर कहाँ चले गए, अकबर की शरण में चले गए। अकबर की शरण में चले गए तो उन्होंने क्या, एक ही बात कहेंगे कि कैसे भी करके आप जोधपुर पे आक्रमण कीजिए। तो क्या हुआ कि हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अकबर की सेना जोधपुर आती है और मई 1564 ईस्वी में जोधपुर के किले पर क्या कर लेती है, अधिकार कर लेती है। राजा चंद्रसेन वहां से भाग जाते हैं जोधपुर से। उसके बाद में जब 1570 में नागौर में जब दरबार लगा था उस समय राव चंद्रसेन वापस आते हैं दरबार में, लेकिन वहां पे इनके जो भाई हैं उदय सिंह वो वहां पे मिलते हैं। इस वजह से वह वापस दरबार से भी छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ से भाग के जब जाते हैं ये भादरा जून में रहते हैं, भादरा जून से वापस जैसे ही नागौर दरबार में आते हैं यहाँ से भी चले जाते हैं। तो क्या करता है, अब जो अकबर है बीकानेर के जो शासक राय सिंह है उसको जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर देता है। और जब जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर देता है और उसके साथ ही अकबर अपनी सेना राव चंद्रसेन के पीछे लगाता है। तो राव चंद्रसेन जैसे ही भादरा जून पहुंचता है तो अकबर अपनी सेना को कहाँ भेजता है, भादरा जून। इसको खबर लग जाती है तो वह भादरा जून से चंद्रसेन कहाँ चला जाता है, सोजत। जैसे ही सोजत जाता है शाही सेना भी कहाँ पहुंच जाती है, सोजत। तो यहां से चंद्रसेन सोजत से फिर कहाँ पहुंच जाते हैं, सिवाना बाड़मेर। शाही सेना भी कहाँ पहुंच जाती है, सिवाना बाड़मेर। और उसके बाद राव चंद्रसेन सचियाई जो सारण की पहाड़ियां हैं पाली में, यहाँ पे पहुंच जाते हैं पहाड़ियों में। और वहीं पर 11 जनवरी 1581 को राव चंद्रसेन का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। और यहीं पर इनकी चंद्रसेन की क्या बनी हुई है, समाधि बनी हुई है। इस तरीके से इसीलिए क्योंकि आपने देखा होगा 1562 में तो ये शासक बनते हैं, 1564 में 2 साल बाद ही क्या करता है, अकबर इस पे अधिकार कर लेता है, जोधपुर पे अधिकार कर लेता है। तो इसको क्या करना पड़ता है, जोधपुर छोड़ के जाना पड़ता है। तो हमेशा ये पूरे जीवन काल में अपने कभी भी वापस अपनी राजधानी में नहीं आ पाया। इसी वजह से कहा जाता है इसको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, या भूला बिसरा राजा कहा जाता है, या विस्मृत नायक के नाम से भी इसको जाना जाता है। बीकानेर के राय सिंह की हम बात करें तो इन्होंने 1574 से 1612 ईस्वी तक बीकानेर में शासन किया। इनके जन्म की यदि हम बात करें तो इनका जन्म हुआ 20 जुलाई 1541 ईस्वी में और पिता का नाम था कल्याणमल राठौड़। कल्याणमल राठौड़ का
जो मृत्यु हुई थी वो 25 सितंबर 1574 ईस्वी को हुई और तभी ये क्या बन गए, बीकानेर के शासक बन गए। इससे पहले की यदि हम बात करें तो 1570 में जब नागौर में अकबर का दरबार लगा था, उस समय राय सिंह इसके दरबार में आए थे और शाही सेना में क्या हो गए, शामिल हो गए। शामिल होने के बाद में ये अकबर के इतने विश्वास पात्र बन गए कि इन्होंने एक अच्छा पद भी प्राप्त किया और 1574 में जब बीकानेर के शासक बन गए तो और अकबर ने क्या किया, जोधपुर का जो शासन था, जो पिछले जब रावचंद्र सेन के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे तब भी हमने बात की थी, तो उस समय जो जोधपुर का शासन था वो किसको दे दिया, राय सिंह को दे दिया। इसके आगे बात करें राय सिंह के जो प्रमुख कार्यों की यदि हम बात करें तो इब्राहिम मिर्जा, जिन्होंने नागौर में क्या किया, विद्रोह कर दिया था। इब्राहिम मिर्जा के विद्रोह को किसने दबाया, राय सिंह ने। कहां पर, काठोली गांव था, यहां पे इसका दमन कर दिया। सिरोही में जब सुल्तान देवड़ा और बीजा देवड़ा इन दोनों में मनमुटाव हो गया, उस समय भी राय सिंह यहाँ पे जाते हैं और बीजा जो देवड़ा है इसको क्या करते हैं, यहाँ से इस राज्य से, सिरोही जो राज्य है वहां से बाहर कर देते हैं और आधे सिरोही राज्य को क्या करते हैं, मुगलों के अधीन कर देते हैं। मुगलों के अधीन करने के बाद में जो महाराणा प्रताप के भाई थे जगमाल, उसको क्या करते हैं, आधा सिरोही इसको दे देते हैं। बाद में क्या हुआ कि जो सुल्तान देवड़ा जो है इसने मुगलों पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद में दोनों के मध्य, मुगलों और सुल्तान देवड़ा के मध्य युद्ध हुआ। कहां पे, दत्तानी का युद्ध। इसमें वो ये विजयी रहेगा और जगमाल को इसमें मार दिया गया। अब जो आधा सिरोही जगमाल के हाथ में था वह भी वापस किसके पास में आ गया, सुल्तान देवड़ा के पास में। मतलब संपूर्ण सिरोही किसके अधीन हो गया, अब सुल्तान देवड़ा। आगे बात करते हैं राय सिंह ने क्या किया। मतलब अकबर जब राय सिंह से प्रसन्न हो गया, तो इन्होंने, अकबर ने राय सिंह को 1593 में जूनागढ़ का प्रदेश दे दिया। जूनागढ़ मतलब अभी जो बीकानेर में जो किला बना हुआ है वहां के प्रदेश की बात कर रहे हैं। अकबर ने 1604 में शमशाबाद और नूपुर की जागीर भी इसको दे दी और इनको राय की उपाधि प्रदान की। तो यहाँ पे सीधा सा कि राय सिंह जो है इनकी राय की उपाधि किसने दी, अकबर ने दी। कब, 1604 में। 1589 ईस्वी से 1594 ईस्वी तक लगभग 5 वर्ष में इन्होंने प्रधानमंत्री जो करमचंद है इसकी देखरेख में जूनागढ़, जो बीकानेर का मतलब किला है, इसका निर्माण करवाया। यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे हैं बहुत ही विशाल किला है जिसका निर्माण करवाया था। और इसी किले में राय सिंह ने अपनी एक प्रशस्ति लगवाई जिसको क्या, किस नाम से जाना जाता है, राय सिंह प्रशस्ति। ये संस्कृत भाषा में वहां पे लिखी हुई है कि राय सिंह ने कौन कौन से कार्य करवाए, उससे संबंधित ये प्रशस्ति है। राय सिंह जो थे ये एक साहित्यकार भी थे। क्या थे, साहित्यकार। और साहित्यकार के रूप में इन्होंने राय सिंह महोत्सव नामक बुक्स लिखी, या कहे ग्रंथ कौन कौन से लिखे, वैद्यक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधिनी, जो क्या था, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर एक टीका थी। इस तरीके से ये ग्रंथ लिखे। और करमचंद्र वंशोत्कीर्तन जो काव्य ग्रंथ है, इसमें राय सिंह को राजेंद्र कह के पुकारा गया है। राजेंद्र का मतलब यहाँ पे होता है राजाओं का राजा। तो इस तरीके से इसमें ये इस नाम से पुकारा गया है इस ग्रंथ में। अब इसने जो लोक कल्याणी कार्य किए उनकी यदि हम बात करें तो राय सिंह ने अकाल के समय जगह जगह सदावर्त खोले। सदावर्त का मतलब ऐसे, जैसे जब यहाँ पे बीकानेर में अकाल पड़ा था तो राय सिंह ने एक ऐसा वर्त लिया कि मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहे, इसलिए जगह जगह उनके खाने पीने के सामान और जरूरत के सामान के लिए मतलब एक तरह से स्टॉल लगा दिया, कहें कि उसके लिए एक स्थान निश्चित कर दिया कि यहाँ से आप खाना खा सकते हैं, जरूरत का सामान ले सकते हैं। इसी प्रकार से पशुओं के लिए भी चारे पानी की व्यवस्था की। बीकानेरी चित्रकला के विकास की यदि हम बात करें या उसकी शुरुआत की तो भी ये राजा राय सिंह के काल में ही हुई। और दक्षिण भारत में फिर बुरहानपुर जो स्थान है यहाँ पे 21 जनवरी 1612 ईस्वी को राय सिंह की मृत्यु हो गई। इस तरीके से हमने देखा कि राय सिंह ने किस तरीके से अपने यहाँ पे राज्य में लोक कल्याणकारी कार्य किए।
और निर्माण कार्य किए, और इसके अलावा साहित्यिक के रूप में भी इन्होंने अनेक पुस्तकों का लेखन किया। आगे बात करते हैं जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के बारे में, क्योंकि जयपुर की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, सवाई जयसिंह या कहें जयसिंह द्वितीय ने, जिन्होंने 1699 से 1743 ईस्वी तक शासन किया। इनका जन्म हुआ 3 सितंबर 1688 ईस्वी को, और इनके पिता का नाम है बिशन सिंह। बिशन सिंह की जब मृत्यु हो जाती है 1699, तो ये जयपुर के क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। इनके एक भाई और रहते हैं जिनका नाम है विजय सिंह। हालांकि यदि हम प्रारंभ की बात देखें तो सब पहले क्या था कि जो जयसिंह है इनका नाम तो था विजय सिंह, और इनके भाई का नाम क्या था, जयसिंह था। लेकिन एक बार औरंगजेब के सामने जब ये जाते हैं दोनों भाई, और ये जो जयसिंह है इनका नाम विजय सिंह होता है, जब औरंगजेब इनसे बातचीत करता है तो बातचीत में इसका जो जवाब देने का जो अंदाज होता है वो बिल्कुल जो प्रश्न पूछते हैं उससे भी अधिक वो जवाब देता है। इस वजह से औरंगजेब ने इनका नाम परिवर्तित कर दिया कि ये जो विजय सिंह है इसका नाम तो क्या रख दिया, जयसिंह, और जो जयसिंह है उसका नाम क्या रख दिया, विजय सिंह। इस तरीके से तो ये बड़े भाई थे जयसिंह और ये छोटे, बस नाम परिवर्तित इनका कर दिया गया था। आगे हम बात करें, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उस समय जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है उसमें क्या होता है, तो उत्तराधिकार के युद्ध में जब फरवरी 1707 में क्या होती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो उस समय इसके 4 पुत्र थे, कौन कौन, मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। ये तो क्या है, फारस चला गया, यहाँ पे इसको अब शासन से कोई मतलब नहीं रहा। कामबख्श क्या है, ये दक्षिण में राज्य संभाल रहा है और ये सोचता है कि मैं जो दिल्ली केंद्र है यहाँ पे शासन नहीं करना चाहता, ये क्या चाहता है कि मैं दक्षिण भारत में रहूं और यहीं पे अपना एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दूं। इस तरीके की इसकी विचार रहता है, इसलिए यहाँ पे शासक बनने की इच्छा नहीं रखता। अब बच गए 2, कौन कौन, मुअज्जम और आजम। इन दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध होता है। सवाई जयसिंह पहले से ही आजम के साथ साउथ में काम कर रहा था तो ये नेचुरल है, इसी के साथ रहेगा। लेकिन विजय सिंह विचार करता है कि यदि मैं मुअज्जम के साथ आ जाता हूं तो हो सकता है यदि ये विजयी होता है तो मुझे शासक बनने का मौका मिलेगा अमेरिका। तो ये सवाई जय सिंह तो आजम के साथ में है और विजय सिंह इसका भाई मुअज्जम के साथ। आजम और मुअज्जम में दोनों में ये जाजऊ का युद्ध होता है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, आगरा के पास ही जगह है यहाँ पे। तो मुअज्जम क्या होता है, इसमें विजयी हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सवाई जय सिंह आजम क्या है, मारा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, सवाई जय सिंह जैसे ही आजम मारा जाता है ये तुरंत अपना पलड़ा बदल मुअज्जम के पास आता है। लेकिन मुअज्जम क्या करता है, विजयी जैसे ही होता है और शासक बनता है, किस नाम से, बहादुर शाह प्रथम के नाम से। लेकिन मन में तो इसके यही है कि ये सवाई जय सिंह किसके साथ था, आजम के साथ में था। तो मन अंदरूनी जो भावना है वो इससे थोड़ी सी अभी भी संतुष्ट नहीं है इससे। बहादुर शाह प्रथम ने फिर क्या किया, आमेर आता है और विजय सिंह को यहाँ का शासक बना देता है। साथ ही क्या करता है, आमेर का नाम तो इस्लामाबाद कर देता है और बाद में मोमिनोबाद। और जो सवाई जय सिंह है इसको और मारवाड़ के शासक जो अजीत सिंह है इन दोनों को ये सूबेदार नियुक्त कर देता है। अब यहाँ पे सवाई जय सिंह विचार करता है कि मुझे तो यहाँ पे इस आमेर के शासन पद से हटा दिया। अब ये सवाई जय सिंह और अजीत सिंह दोनों बहादुर शाह जफर के पास में जाते हैं कि भाई जो भी गलती हो गई वो माफ कीजिए और मुझे क्या करें, वापस जयपुर का शासक बना दें। लेकिन बहादुर शाह जफर ऐसा नहीं चाहता, ये कहता है कि मैं इससे पहले ही उसको शासक बना चुका हूं, अब नहीं करूं, वापस मेरा जो आदेश है उसको वापस नहीं लेऊंगा। लेकिन इसी दौरान फिर अब ये दोनों क्या करते हैं, ये मेवाड़ के अमर सिंह जो द्वितीय है इसके पास जाते हैं सहायता के लिए कि जयपुर में जो या आमेर का जो शासक है वो किसको बना दिया जाए, वापस जय सिंह को बनाया जाए। और इसमें सहयोग कौन करेगा, मेवाड़ का महाराजा जो है अमर सिंह द्वितीय, ये हमारी इसमें सहायता करे। अमर सिंह द्वितीय ने एक शर्त रखी। शर्त क्या रखी कि सवाई जय सिंह मेरी पुत्री जो चंद्र कंवरी है इससे विवाह करे तो ही मैं इसकी सहायता करूं, और ऐसा होता भी है। और आगे और शर्त रखी
कि इस चंद्र कंवरी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही क्या बने, आगे आमेर का शासक बने। और जयसिंह ने यह शर्त मान ली और इसी शर्त मानने की जो घटना है इसको देवारी समझौता भी कहते हैं। हालांकि आगे जाके इसी समझौते की वजह से बहुत सारी मतलब सामने दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। मराठों का हस्तक्षेप भी वो इसी वजह से सब होता है। यहाँ पे सवाई जयसिंह आमेर पर अधिकार कर लेता है इनके सहयोग के बाद। इधर क्या होता है, बहादुर शाह जफर भी समझ जाता है कि इससे पंगा लेना ठीक नहीं, क्योंकि इसका सहयोग हम मेरे लिए बहुत जरूरी है। हालांकि अंत समय में ये भी इसका सहयोग मतलब इसके जो अधिकार करने के बाद में इसको समर्थन दे देता है। बहादुर शाह जो प्रथम है, फिर 1712 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद में शासक बनते हैं फर्रुखसियार, जो 1713 से 1719 तक शासक रहता है। उसके बाद में शासक बनता है मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला के नाम से भी जाना गया है, और यह शासक रहता है 1719 से 1748 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में क्या होता है, भरतपुर जो रियासत है यहाँ पे चूड़ामन ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह किया तो ये मोहम्मद शाह जो है इन्होंने किसको भेजा, जयसिंह को 1722 में यहाँ पे चूड़ामन का जो विद्रोह है इसको समाप्त करने के लिए भेजा। जयसिंह ने क्या किया, भरतपुर में जाके चूड़ामन का जो भतीजा था बदन सिंह, इसको अपनी तरफ मिला लिया और चूड़ामन को भरतपुर से खदेड़ दिया। बाद में जयसिंह ने इस बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी और वहां की जो डीग है वहां की जागीर भी इसको दे दी। अब इस तरीके से जो जाटों के जो दमन किया जयसिंह ने, इससे रंगीला जो शासक है या कहें रंगीला जो मोहम्मद शाह है ये बड़ा प्रसन्न हो गया और जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि प्रदान की। इस तरीके से इन्होंने जो कार्य किए इसको लेकर मोहम्मद शाह खुश हुआ और उन्होंने ये उपाधि दी। आगे बात करते हैं सवाई जयसिंह के जो कार्यों की, अन्य कार्यों की यदि हम बात करें, ये तो पर उसके युद्ध से संबंधित जो कार्य देखा, किस तरीके से भरतपुर में चूड़ामन का जो विद्रोह था उसको दबाया और बदन सिंह को वहां पे डीग का जागीरदार बनाते हैं। अब सवाई जय सिंह 1725 में क्या करते हैं, नक्षत्रों की गति जानने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाते हैं। नक्षत्रों की गति जानने के लिए इस तरीके की सारणी निर्माण करवाते हैं, क्योंकि इनका ज्योतिष में बहुत अधिक इंटरेस्ट रहा है और ज्योतिष विद्या पर ही इन्होंने जय सिंह कारिका नाम से एक ग्रंथ भी लिखा। ज्योतिष के अध्ययन के लिए इन्होंने 5 वेधशालाएं का निर्माण भी करवाया। कहां कहां पे, बनारस, मथुरा, दिल्ली और उज्जैन, और एक जयपुर में। जयपुर की जो वेधशाला है ये जंतर मंत्र के नाम से, ये जो 5 वेधशालाएं हैं इनमें सबसे बड़ी है। और जो जयपुर वाला जो जंतर मंतर है इसको यूनेस्को जो है इसने भी जुलाई 2010 में क्या कर दिया, विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित कर लिया है। आगे बात करें इसके जयपुर की स्थापना को लेके, सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पे जयपुर को अपनी राजधानी बनाई और जयपुर का जो प्राचीन नाम है वो जयनगर हुआ करता था। और जयपुर की जो स्थापना की वो 18 नवंबर 1727 को की और जयपुर की स्थापना से पूर्व यहां पर शिकार होदी स्थित थी और इसी शिकार होदी को बाद में सवाई जयसिंह ने किसमें बदलवा दिया, बादल महल के रूप दे दिया इसको। और ये अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1740 में कई यज्ञ करवाए और इन यज्ञों में जो ब्राह्मण पार्टिसिपेट करते थे या ब्राह्मण जो यज्ञ करवाते थे उन ब्राह्मणों के ठहरने के लिए इन्होंने जल महलों का निर्माण करवाया। और 21 सितंबर 1743 को जयसिंह का रक्त विकार से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस तरीके से जयपुर का शासक आपने देखा किस तरीके से आजम का साथ देने की वजह से बहादुर शाह जफर ने उसको जो आमेर के शासक से हटा दिया, पद से हटा दिया, लेकिन अपनी योग्यता के बल पे वापस जयपुर के शासक बन जाते हैं और अनेक कार्य स्थापित करते हैं और जयपुर की स्थापना भी सवाई जयसिंह ही करते हैं। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं बीकानेर के अमर सिंह राठौड़ की। अमर सिंह राठौड़ की बात करें तो ये जोधपुर के जो महाराजा हैं गज सिंह, इसके पुत्र थे। महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र हुआ करते थे, एक तो अमर सिंह जो सबसे बड़े थे, एक जसवंत सिंह और तीसरे थे अचल सिंह। अचल सिंह तो क्या है बचपन में ही मर गया था, अब बच गए 2, अमर सिंह और जसवंत सिंह। अब क्या हुआ कि गज सिंह ने एक अनारा नामक पासवान था उसके बहकावे में आ गए और अमर सिंह को क्या नहीं बनाया, शासक नहीं बनाया, और शासक किसको बना दिया, जसवंत सिंह को। नेचुरल है ये नाराज होना ही था।
अमर सिंह फिर क्या हुआ, मुगल बादशाह की सेवा में चला गया और इस समय मुगल बादशाह कौन है, शाहजहां। शाहजहां ने अमर सिंह राठौड़ को राव की उपाधि दे दी। अब इसकी एक घटना, इसकी बहादुर की घटना की यदि हम बात करें तो एक बार क्या हुआ, शाहजहां के दरबार की बात है, 15 दिन तक लगभग अमर सिंह राठौड़ दरबार में उपस्थित नहीं हुए। 15 दिन बाद में जैसे ही दरबार में गए तो शाहजहां ने पूछा कि आप 15 दिन से दरबार में क्यों नहीं थे। अमर सिंह ने बड़े बहादुरी से जवाब दिया कि मैं शिकार पे गया हुआ था, इसलिए अपने यहाँ पे दरबार में उपस्थित नहीं हो सका। और यदि बात है जुर्माने की, तो जुर्माने के रूप में मेरी जो संपत्ति है, अपनी तलवार को दिखाते हैं या कटार को दिखाते हैं कि यही मेरी संपत्ति है और चले जाते हैं। अब शाहजहां क्या करते हैं, ये सलावत जो खां है इसको भेजते हैं किसके पास, अमर सिंह राठौड़ के पास में, कि उससे जुर्माना लेके आओ। लेकिन सलावत खां को जवाब देते हैं अमर सिंह राठौड़ कि जुर्माना नहीं दूंगा। ये आके सलावत खां वापस शाहजहां को बोलते हैं ये बात। शाहजहां आदेश देता है कि उसको दरबार में बुलाया जाए। अमर सिंह राठौड़ को दरबार में बुलाते हैं। अमर सिंह राठौड़ भी बिल्कुल दरबार में आते हैं। उसको जो भी शासक के तौर पे उनको मतलब अभिवादन है वो करते हैं। इतने में क्या होता है, सलावत खां उसको गंवार कह देते हैं। हालांकि ये शब्द उनको अच्छे से सुना नहीं था, लेकिन अमर सिंह राठौड़ को लग गया कि मेरे खिलाफ सलावत खां कुछ बोल रहा है, और इतने में इन्होंने अपनी कटार निकाली और सलावत खां का काम तमाम वहीं पे कर दिया। इतने में शाहजहां कुछ बोलने लगा उसके खिलाफ, उसमें शाहजहां की तरफ दौड़ा। शाहजहां डर के मारे भागकर जनाना महल में चला गया और अपनी जान इस तरीके से बचाई। लेकिन उसके बाद में इन्हीं के साले अर्जुन सिंह गौड़ ने इनको मरवा दिया इनाम के चक्कर में केवल। अब जैसे ही अमर सिंह राठौड़ के जो सैनिक थे, इन्होंने जब ये बात सुनी तो वो दौड़ के आए और बुखारा द्वार की तरफ दौड़े। यहां पे इस द्वार की तरफ जैसे ही जाते हैं वहां पे मुगल सेना आ जाती है। अमर सिंह राठौड़ के सैनिक बहुत कम संख्या में थे, मुगल सैनिक बहुत अधिक संख्या में थे, तो नेचुरल है अमर सिंह राठौड़ के जो सैनिक हैं वो यहाँ पे इनसे युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। और इस बुखारा द्वार का जो नाम है वो परिवर्तित करके कर दिया गया क्या, अमर सिंह का फाटक। और शाहजहां ने फिर हमेशा हमेशा के लिए इस जो ये बुखारा जो द्वार है इसको ईंटों से चिनवा दिया। उसके बाद जब अपने यहाँ पे अंग्रेजों का शासन आया, उस समय 1809 में जॉर्ज स्टील नाम का जो ऑफिसर आया यहाँ पे, उसने आदेश दिया और उसके आदेश से इस बुखारा द्वार को खोला गया। इस तरीके से आपने देखा सिंह जो राठौड़ है अपने यहाँ के कितने बहादुर थे। और इस तरीके से हमने जो राजस्थान के जो 7 शासक थे या 7 महान जो योद्धा हैं, इनके बारे में हमने बात की कि इन्होंने किस तरीके से दिल्ली सल्तनत के साथ में और दिल्ली मुगल काल जो था इसके जो शासक हुए उनके साथ में या तो इनका प्रतिरोध रहा या फिर इनका जो सहयोग रहा, उनके बारे में हमने बात की। मराठों के इतिहास के बारे में जाने तो मराठा शक्ति का जो उत्कर्ष हुआ वो अस्थायी परिस्थितियों का परिणाम था। इसका मतलब सीधा सा यह है कि उस समय परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हुई जिसकी वजह से मराठा शक्ति का क्या हुआ, उत्कर्ष हुआ, मतलब उत्थान हुआ उसका। तो अब क्या परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों की यदि हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित जो दक्कन का पठार है उसको एक तो संप्रति पठार के नाम से जाना जाता है। और जब ये पठारी प्रदेश है, हमेशा याद रखें कि जहां पर भी पठारी प्रदेश है वहां के जो निवासी होते हैं वो अन्य जो क्षेत्रों में जो रहने वाले जो लोग हैं उनकी तुलना में अधिक मेहनती होते हैं, कठोर परिश्रमी होते हैं। तो ये जब पठारी प्रदेश है तो यहाँ के जो लोग हैं, निवासी हैं, वो भी क्या है, परिश्रमी हैं, साहसी हैं। इनका कद कैसा है, छोटा है, मजबूत शरीर है और गुरिल्ला युद्ध में ये क्या है, कुशल है। यहाँ पे अपने जो संप्रति जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है यहाँ के निवासी कैसे हैं, गुरिल्ला युद्ध में कुशल है। क्या होता है गुरिल्ला युद्ध? गुरिल्ला युद्ध उसको बोलते हैं जो छापामार युद्ध पद्धति जिसको अपन बोलते हैं। और छापामार युद्ध पद्धति में क्या है कि व्यक्ति सामने से युद्ध नहीं करके छुपकर युद्ध करता है और उस पे आक्रमण करने के बाद में वापस जाके छुप जाता है। इस तरीके की प्रणाली होती है। तो ये जो महाराष्ट्र के जो प्रदेश के जो लोग हैं यहाँ के, ये बिल्कुल इसमें गुरिल्ला युद्ध में क्या थे, कुशल थे। और इसके अलावा अन्य बात करें तो 15वीं और जो 16वीं शताब्दी हुई उस समय क्या हुआ, एक तो धर्म सुधार आंदोलन चले और भक्ति आंदोलन। इन दोनों से क्या हुआ, सामाजिक एकता बनी। समाज में जो जात पात में बटा हुआ था उस समाज में क्या बन गई, एकता बन गई। और भक्ति आंदोलन के यदि नेतृत्व की बात करें कि किस किसने नेतृत्व किया तो तुकाराम, रामदास, एकनाथ, वामन पंडित,
ये जो संत है इन्होंने भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया और समाज में फैली हुई जात पात, ऊंच नीच और कर्म कांड जितने भी हैं इनको समाप्त करने का प्रयास किया, जिससे कि समाज में एकता बनती जाए। अब जो समाज में जो एकता बनी, इसी का फायदा किसको मिला? छत्रपति शिवाजी को। कैसे कि छत्रपति शिवाजी ने जब सामाजिक एकता स्थापित हुई तो इन्होंने मराठा साम्राज्य को स्थापना करने में बहुत बड़ा सहयोग मिला। और इसमें मराठों के जो उत्थान में सबसे महत्वपूर्ण जो सहयोग है वो किनका है? छत्रपति शिवाजी और वीर तानाजी मालुसरे, इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इन दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में, इनके जन्म की। तो इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 20 अप्रैल 1627। कब हुआ? 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में बात करें कहां पे? तो सिवनेर का जो दुर्ग है यहां पे इनका जन्म हुआ। और इनके जो पिता थे कौन? शाहजी भोंसले। ये बीजापुर के सामंत थे, मतलब बीजापुर जो शासन था उसका क्या था? एक सामंत थे शाहजी भोंसले। शाहजी भोंसले की जो पहली शादी हुई और इनकी पत्नी का क्या नाम था? जीजाबाई। और इन्हीं से पुत्र जो प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा शिवाजी, मतलब सीधा सा अपन कह सकते हैं कि शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि शाहजी भोंसले ने अपनी दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी में जो इनकी पत्नी बनी उनका नाम था तुकाबाई मोहिते। और अपने यहाँ पे धार्मिक परंपरा भी है कि अपने यहाँ पे एक ही शादी वैलिड मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, शाहजी भोंसले जब दूसरी शादी करते हैं तो जीजाबाई जो इनकी पहली पत्नी है वो क्या होती है? नाराज हो जाती है और अपने पति शाहजी भोंसले से अलग रहने लग जाती है और वहीं पर अपने जो पुत्र है शिवाजी इनका पालन पोषण करती है। तो इनके पालन पोषण में स्थानीय संरक्षक के रूप में दादाजी कोंडदेव जो इनको सेना और शासन की शिक्षा देते हैं कि शासन कैसे चलाया जाए, सेना का नेतृत्व कैसे किया जाए। और जो जीजाबाई के जो गुरु हैं समर्थ स्वामी रामदास, ये इनको धार्मिक शिक्षा देते हैं, समाज में कैसे जात पात ऊंच नीच को मिटाकर सामाजिक एकता स्थापित की जाती है इसकी शिक्षा देते हैं। तो इस तरीके से इनका पालन पोषण होता है किनका? अपने शिवाजी का। अब शिवाजी के अन्य कार्यों की यदि हम बात करें तो 12 वर्ष की आयु में शिवाजी ने अपने पिता से क्या ली? पुणे की जागीर प्राप्त कर ली। आप सोच सकते हो 12 साल की उम्र में अपने अभी वर्तमान के जो बच्चे हैं शायद 6th क्लास मतलब 6th क्लास में पढ़ रहे होते हैं और उस समय तो शिवाजी ने अपने पुणे के पिता से क्या ली? पुणे की जागीर ली और उसका साम्राज्य भी संभालने लग गए। 1646 ईस्वी में जब 19 वर्ष की आयु हो गई तो इन्होंने क्या किया कि मावले जो युवक हैं उनका एक दल बनाया और तोरण दुर्ग पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। 1646 में बीजापुर के जो सुल्तान है इनसे रायगढ़ और चाकन का किला भी क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। और 1647 में बारामती, इंदरपुर, सिंगर और पुरंदर ये किले भी क्या कर लिया? इन पे छीन लिया जो बीजापुर के सुल्तान के अधिकार में हुआ करते थे। 1656 में शिवाजी ने फिर कोंकण में कल्याण और जावली का जो दुर्ग है वह भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। 1656 में ही अपनी राजधानी फिर कहां बनाई? रायगढ़ को अपनी राजधानी बना ली। इनके अलावा भी अन्य जो कार्य हैं शिवाजी के उनके बारे में विशेष तौर से जब इस तरीके से शिवाजी एक एक किलो पे अपना अधिकार करते जा रहे हैं तो क्या होगा? बीजापुर के जो शासक हैं वो क्या हुआ कि शिवाजी की जो साम्राज्यवादी जो नीति है उससे नाराज हो गए और अपने सेनापति जो अफजल खां हैं उसको भेजते हैं कि तू जा और शिवाजी का क्या करके आ? दमन करके आ। लेकिन हुआ क्या? अफजल खां जाते हैं, शिवाजी को बुलाते हैं किस लिए? अपना समझौता करने के लिए। लेकिन अफजल खां के दिमाग में पहले से ही कुछ कूटनीति चल रही होती है। उनका प्लानिंग क्या था कि जब शिवाजी अपने यहाँ पे आएंगे तो अपन उनका काम तमाम कर देंगे। लेकिन शिवाजी जो है ये भी बहुत चतुर हैं, इसकी चालाकियां समझते हैं अफजल खां की, इसलिए वो भी क्या पहन के जाते हैं? अपने जो कपड़े पहन के जाते हैं उनके नीचे एक सुरक्षा के तौर पे एक जैकेट पहन के जाते हैं जिसपे किसी भी प्रकार का वार से वह बच सकते हैं। इसके अलावा हथियार के रूप में एक बगनखा होता है जो अपने अंगुलियों में पहना जाता है, वह साथ लेके जाते हैं। अब संधि वार्ता के दौरान क्या करते हैं? अफजल खां धोखा देते हैं कि उसको गले लगाते हैं। उनका प्रयास पहले से ही होता है कि गले लगाएंगे और पीछे से क्या करूंगा? वार कर दूंगा। लेकिन इस बात को ये पहले से ही शिवाजी जानते हैं कि ऐसा वो कर सकता है, इसलिए जब ये अपने हथियार का प्रयोग करते हैं अफजल खां तो उस समय
शिवाजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन इतने में शिवाजी क्या करते हैं, जो बगनखा है उससे इसके पेट को यहां पे देख रहे होंगे फाड़ डालते हैं। इस तरीके से शिवाजी ने अपने जो अफजल खां था उसका काम तमाम कर दिया। आगे हम बात करें औरंगजेब वर्सेस शिवाजी। जब महाराष्ट्र में शिवाजी अपना शासन स्थापित कर रहे थे, उसी दौरान दिल्ली में जो बादशाह हुआ करता था कौन था, औरंगजेब। तो औरंगजेब और शिवाजी के संबंध कैसे रहे उनके बारे में यदि हम बात करें तो औरंगजेब ने शिवाजी को दमन करने के लिए शाहिस्ता खां को दक्कन का क्या नियुक्त किया, वायसराय नियुक्त किया। क्योंकि कोई भी शासक ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा शासक मेरे से अधिक शक्तिशाली बने। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। दिल्ली में शासक कौन है, औरंगजेब, और महाराष्ट्र में शासक कौन बने हुए हैं इस समय, शिवाजी, जो बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, अपने साम्राज्य को विस्तार कर रहे हैं। तो ये बात औरंगजेब को भी नहीं पसंद आएगी। तो औरंगजेब क्या करता है, शिवाजी का दमन करने के लिए शाइस्ता खान को भेजता है। शाइस्ता खान वहां पे जाता है, उन पे आक्रमण करता है और पुणे का किला क्या करता है, वह जीत भी लेता है। लेकिन इतने में शिवाजी एक दिन रात के अंधेरे में क्या करते हैं, शाइस्ता खान पर के जो शिविर है उस पर आक्रमण करते हैं। और इस आक्रमण में क्या होता है, शाइस्ता खान को अपना एक पुत्र को गंवाना पड़ता है और दूसरा अपने ही एक हाथ की 3 अंगुलियां, इस समय जब रात्रि के समय जब उस पे आक्रमण हुआ उस समय इनकी 3 अंगुलियां भी कट जाती हैं, मतलब वो अपनी 3 अंगुलियां भी गंवा देते हैं। 1664 ईस्वी में फिर शिवाजी ने मुगलों का जो अधीन जो सूरत था उसको भी लूट लिया। अब ये सब क्या होगा, जब ऐसी तरीके की घटना होगी तो औरंगजेब क्या हो गया, और अधिक नाराज हो गया, क्रोधित हो गया। तो उन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खां को फिर से भेजा, कहां पे, शिवाजी का दमन करने के लिए। पहले तो किसको भेजा था, शाइस्ता खां को, इस बार किसको भेजा है, मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खां को। मिर्जा राजा जयसिंह बड़ी चतुराई से वहां पे काम में लेता है और मुगल सेना ने क्या किया, इनके नेतृत्व में शिवाजी के अनेक किलों पर अपना अधिकार कर लिया। शिवाजी ने फिर जयसिंह के साथ में 1665 में पुरंदर की संधि कर ली। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक एक किलों पे मुगल सेना अपना अधिकार कर रही थी तो शिवाजी भी ये समझ गए कि अब मुगलों से पंगा करना ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे तो मेरे सारे किले एक एक करके मुगल जीत जाएंगे। इससे बढ़िया है कि हम आपस में संधि कर लें। और यहाँ पे मिर्जा राजा जो जयसिंह है इसका बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, शिवाजी से संधि करने में। हालांकि ये शिवाजी से क्या करता है, ये क्या करता है मिर्जा राजा जयसिंह, ये इसकी व्यक्तिगत कूटनीति कह सकते हैं कि वह उसको शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए क्या करते हैं, मना लेते हैं। अब पुरंदर की जो संधि हुई उसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए उनके बारे में यदि हम बात करें तो शिवाजी ने अपने कुल जो 35 किले थे उनमें से मुगलों को कितने किले देने पड़े, 23 किले मुगलों को देने पड़े। और इसके पास कितने बचे, 12 किले शिवाजी के पास बचे। और इसके अलावा शिवाजी के जो बड़े पुत्र थे संभाजी, उनको भी मुगल दरबार में भेज दिया और 5000 का क्या मिल गया उनको, मनसबदार मिल गए। जो मतलब मनसबदारी जो प्रथा थी वो उस वह, तो इनको कितने की मनसब मिली, 5000 की मनसब मिली। आगे बात करें, अब क्या होता है कि ये तो प्रोसेस हो जाता है या इतनी जो शर्तें हैं इनका पालन हो जाता है। आगे बाद में क्या होता है कि जयसिंह क्या करता है, शिवाजी को ये कहता है कि आपको मुगलों के अधीन जितने भी प्रदेश हैं उनका क्या बना दिया जाएगा, सूबेदार बना दिया जाएगा। ये आश्वासन जयसिंह शिवाजी को देते हैं। इस बात पे शिवाजी 1666 ईस्वी में क्या करते हैं, शाही दरबार में आते हैं औरंगजेब से मिलने। लेकिन वहां पे क्या देखते हैं कि वहां पे उनको तृतीय श्रेणी के मनसबदार का सा व्यवहार किया जाता है। मतलब मनसबदार का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि मनसबदारों की भी एक रैंक हुआ करती थी कि प्रथम श्रेणी के मनसबदार जो मनसबदार हैं वो सबसे आगे बैठेंगे, सेकंड श्रेणी के मनसबदार उससे पीछे बैठेंगे और जो तृतीय श्रेणी के मनसबदार हैं वो उनसे पीछे। तो शिवाजी को क्या करते हैं, जानबूझ के यहाँ पे उनको नीचा दिखाने के लिए क्या करते हैं, तृतीय श्रेणी के जो मनसबदार है उस पंक्ति में इनको बिठा दिया जाता है। इस बात से क्या होते हैं, शिवाजी नाराज हो जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, इस बात का विरोध करते हैं। जब इस बात का विरोध करते हैं तो शिवाजी को क्या करते हैं, औरंगजेब नजर बंद करवा देता है और वहां पे कैद में डाल देता है। लेकिन नवंबर 1966 में शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ एक गुप्त रूप से भाग निकलते हैं, मतलब वहां से चले जाते हैं और सुरक्षित वापस कहां पहुंच जाते हैं, महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं। अगले ही वर्ष
औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की। क्या हुआ, यहाँ पे जब शिवाजी वापस महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं, उसके बाद में औरंगजेब और शिवाजी के बीच में पत्राचार होता है। उसमें शिवाजी ये कहते हैं कि यदि औरंगजेब मेरे पुत्र को वापस मनसबदारी प्रथा देते हैं और उनको माफ कर देते हैं तो मैं ये समझौता वापस कर सकता हूं। और ये औरंगजेब इस बात को स्वीकार कर लेता है और फिर क्या करते हैं, वह शिवाजी को क्या देते हैं, राजा की उपाधि करते हैं। 2 वर्ष तक तो शिवाजी शांति बनाए रखे, क्योंकि औरंगजेब अपना शासन चलाता रहा, शिवाजी अपने शासन चलाते रहे। 2 वर्ष तक तो शांति के बीत गए, लेकिन उसके बाद में 1670 ईस्वी में शिवाजी ने क्या किया, मुगलों की अधीनता में जो जितने भी पुरंदर संधि के तहत जो किले गए थे उन सब पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और खानदेश के कुछ भूभागों में क्या किया, जो स्थानीय मुगल पदाधिकारी थे उनसे सुरक्षा का वचन दिया कि तुम्हारी सुरक्षा मैं करूंगा और उसके बदले क्या चाहिए, मुझे चौथ वसूली चाहिए, आपके राज्य की जितनी भी आय है उसका 1/4 हिस्सा मुझे चाहिए और मैं आपकी जो सुरक्षा है उसकी गारंटी देता हूं। और इस बात को क्या किया, लिखित में समझौता कर लिया। 1670 में शिवाजी ने पूना को फिर से लूट लिया जो मुगलों के अधीन चला गया था। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ का जो दुर्ग है महाराष्ट्र के में स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया और इसी अवसर पर छत्रपति की उपाधि धारण की। इस तरीके से जो शिवाजी हैं इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। और मराठा साम्राज्य की यदि विस्तार की हम बात करें तो मराठा साम्राज्य का जो विस्तार था शिवाजी के समय, वो बेलगांव से तुंगभद्रा जो नदी है यहाँ तक था और पश्चिमी जो कर्नाटक है, ये पूरा जो क्षेत्र है ये किसमें आता था, मराठा साम्राज्य में। इस प्रकार मुगल शक्ति बीजापुर के सुल्तान, गोवा के पुर्तगालियों और जंजीरा स्थित अबिसिनिया के जो समुद्री डाकुओं हैं उनके विरोध के बावजूद भी शिवाजी ने क्या किया, दक्षिण भारत में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की और 1680 में क्या हो गई, शिवाजी की मृत्यु हो गई। इस तरीके से शिवाजी ने यहाँ पे दक्षिण भारत में, आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैप में आपको ये दिखाई दे रहा है, इस प्रदेश में क्या किया, मराठा साम्राज्य स्थापित किया। अब ये शिवाजी के साथ में जो मराठा साम्राज्य स्थापित करने में एक और बहुत बड़ा रोल था, वो किनका था, इनके बारे में यदि हम बात करें तो इनके बहुत ही निकटतम सहयोगी जिनका नाम है वीर तानाजी राव मालुसरे, इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। शिवाजी के ये बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, सहयोगी थे। तो अब इनके बारे में यदि हम बात करें इनके जन्म की, तो इनका जो जन्म हुआ महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत में महाड़ के पास उमरथे गांव में हुआ। इनके बारे में यदि आप और जानना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अजय देवगन की एक फिल्म है तानाजी करके, वह तानाजी आप फिल्म देख सकते हैं। आपको लगेगा कि वास्तव में वीर तानाजी जो राव मालुसरे हैं बहुत ही वीर थे। शिवाजी के घनिष्ठ मित्र और निष्ठावान वीर मराठा सरदार थे और छत्रपति महाराज के प्रमुख क्या थे, किलेदार थे। 1670 ईस्वी में सिंहगढ़, जिसका पहले क्या नाम था, कोढ़ना किला, इसकी लड़ाई में इनकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, इसीलिए इनको जाना जाता है। अब उसमें क्या हुआ था उसकी यदि हम चर्चा करें कि एक बार क्या हुई, जीजाबाई अपने प्रतापगढ़ के किले के अंदर बैठी हुई थी और वहां से जब खिड़की में बाहर की तरफ देख रही थी उनको क्या नजर आ रहा था, जो कोढ़ना का किला है वो नजर आ रहा था और उस पर मुगल परचम फहरा रहा था। यह बात जीजाबाई के चुभ गई तो उन्होंने अपने पुत्र जो शिवाजी हैं, जो उस समय कहाँ थे, रायगढ़ में, उनको बुलाती हैं। शिवाजी भी बगैर किसी पर्सन के वहां से तुरंत अपनी माता के पास पहुंचते हैं, माता से पूछते हैं कि हाँ बताइए माता जी क्या बात है। माता कहती है कि विंडो से सामने देखते हैं तो वो मुगल परचम हमें दिखाई देता है और वो किला हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए। शिवाजी अपनी माता को समझाते हैं कि मैंने बहुत बार वहां पे सैनिक अभियान किया लेकिन वहां पे वो अजय किला है, एक तरह से जीत नहीं पा रहे उसको। तब वो कहते हैं, उसकी माता एक ही बात कहती है, नहीं मुझे ये किला चाहिए। कौन सा, कोढ़ना का किला। तो वो क्या करते हैं कि तानाजी जो मालुसरे हैं वो अपने पुत्र की शादी में व्यस्त हैं, लेकिन जैसे ही उनको शिवाजी का संदेश मिलता है वो तुरंत वहां पे आ जाते हैं। किसके साथ, भाई सूर्या जी के साथ में, सैलार मामा के साथ में वहां पे पहुंचते हैं। उनको पता चलता है कि मुझे कोढ़ना किला पे अभियान करना है, तो 345 सैनिकों के साथ में उस पे आक्रमण के लिए जाते हैं, उसको जीतने के लिए जाते हैं। और यहाँ पे आप इस इमेज में देख रहे हैं कि कोढ़ना का किला बहुत ही खतरनाक है। क्यों, क्योंकि इसको जीत पाना बड़ा मुश्किल है,
इसके जो कोढ़ाना किला एक तो उदयभान राठौड़ के अंडर में है, दूसरा 5000 जो मुगल सैनिक है इसका क्या कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तानाजी जो मालूसरे हैं अपना विवेक का इस्तेमाल करते हैं और वो उस क्षेत्र में से प्रवेश करते हैं जहां पर बहुत ऊंचाई पे ये किला बना हुआ है और नीचे से इनको लगता है कि इनको उदयभान राठौड़ की इस तरफ से कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। उस तरीके से उधर से ये आक्रमण करते हैं, उस पे चढ़ते हैं किले पे और क्या 5000 मुगल सैनिकों के साथ में युद्ध करते हैं। यहाँ पे जो तानाजी मालूसरे हैं ये विजयी होते हैं और लेकिन तानाजी जो मालूसरे हैं वह स्वयं क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं और कोढ़ाना किला लेकिन विजय प्राप्त कर लेते हैं। और जब बाकी जो सैनिक हैं वापस जाते हैं शिवाजी के पास में और बताते हैं कि कोढ़ाना किला को हम जीत चुके हैं, तो शिवाजी क्या करते हैं, स्वयं द्वार की तरफ जाते हैं कि मैं स्वयं जो मेरे सबसे निकटतम जो सेनापति हैं या कहे प्रिय जो मित्र हैं कौन, तानाजी मालूसरे, उनका वेलकम करूंगा, स्वागत करूंगा। लेकिन इतने में उनको पता चलता है कि वो तो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो उस समय शिवाजी के जो मुख से मराठी भाषा में जो शब्द निकले वो थे गढ़ आला पण सिंह गेला। इसका मतलब होता है गढ़ तो जीत लिया लेकिन सिंह नहीं रहा, कि जो सेनापति सिंह की तरह दहाड़ने वाला था वो नहीं रहा। और इस बात से वो जो शिवाजी हैं वो बहुत दिनों तक दुखी भी रहे। और फिर उन्होंने क्या किया, जो कोढ़ाना किला जो इन्होंने जीता था इसी का नाम इन्हीं पे क्या कर दिया, सिंहगढ़ कर दिया। और इसी प्रकार से पुणे में जो वाकड़ेवाड़ी था उसका नाम भी परिवर्तित करके क्या कर दिया, नरवीर तानाजी वाड़ी कर दिया। इस तरीके से जो वीर तानाजी हैं उनकी महिमा है और महाराष्ट्र में इनको बहुत याद किया जाता है। इस तरीके से महाराष्ट्र में जो मराठा साम्राज्य है वो स्थापित होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।